नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी। जय हिंद, वंदे मातरम। बड़ी कृपा की आपने पुनः संवाद का अवसर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम। सर, दिल्ली पुलिस कह रही है कि उनके पास बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जिनमें एक एक प्रदर्शनकारी ने क्या 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 कैसे कैसे पुलिस पर हमला किया, सारी जानकारी उसमें है, सारे विजुअल्स उसमें है। अभी उन्होंने एक और लेटेस्ट सीसीटीवी फुटेज जारी किया जिसमें दिख रहा है कि संसद भवन की दीवार तक पहुंच गए थे 20 जुलाई को प्रदर्शनकारी, ये जो कॉकरोच गैंग है। अगर उस वक्त पुलिस वहां पर लाठीचार्ज नहीं करते तो ये तो दीवार फांद कर संसद परिसर में घुस जाते। तो सर, उस वक्त क्या किया जाना चाहिए? एसओपी का शोर मचाते हैं, और जो विजुअल राहुल एंड गैंग, ये जो एलओपी का जो पूरा का पूरा कुनबा है, जो विजुअल वो दिखा रहे हैं, उसमें वो दिखा रहे हैं कि पुलिस मार रही है इन छात्रों को, इन कॉकरोचों को, लेकिन कोई ये नहीं दिखा रहा है कि वो जगह क्या है। अगर वहां पर पुलिस इनको पीछे नहीं धकेलती सर, तो फिर तो वही हो जाता नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में जो हुआ, जो ये चाहते हैं। ये कुछ न कर पाते। आप समझ लीजिए, दिल्ली पुलिस ने बहुत नसीहत ली, दिल्ली पुलिस ने बहुत जब्त से काम लिया, लेकिन अब वो जब्त कर। और पहले बात आती है दिल्ली पुलिस के पास डेटा क्या है। आपने सुना कि दिल्ली पुलिस एक एक पत्थर इकट्ठा कर, पत्थर क्यों इकट्ठा कर रहे हैं आप? दिल्ली पुलिस एक एक बोतल और कांच के टुकड़े इकट्ठा कर रही, क्यों इकट्ठा कर रहे हैं भाई आप? दिल्ली पुलिस ने एक एक गाड़ी जो जलाई गई है उसको उठा रहे हैं, उससे सारे फिंगरप्रिंट्स निकाल करके, उन सारे फिंगरप्रिंट्स का डेटाबेस बना करके उनके आधार निकाल रहे हैं कि आपने जब पत्थर चलाया था, आपने जब बोतलें पकड़ी मारी थी, आपने जब गाड़ी की आगजनी की थी, उन फिंगरप्रिंट से हम आपका निकाल लेंगे। दूसरी चीज होती है कि रेटिना का जो बायोमेट्रिक है वो भी निकाला जा रहा है, तमाम जो ड्रोन कैमरा से सीक्रेट कैमराज हैं उन सब चीजों के डेटाबेस से। अब आधार रिलेटेड आपकी सारी जन्म कुंडली उसमें आ जाएगी, आप कितनी बार विदेश गए, कितने आपके ऊपर अपराध है, किस किस थाने में अपराध है, वो सब चीजें अब सामने आने वाली है। तो ये तो मान लीजिए। अब आपके दूसरे भाग पे आते हैं कि आप अगर पार्लियामेंट की दीवार तक पहुंच गए। इसके पहले जब फिदाइन हमला हुआ था, उन्होंने भी यही दुस्साहस किया था, उन्होंने भी अंजू जी यही दुस्साहस किया था, और जब पहुंचे थे मारे गए। ये खुशकिस्मत है कि मारे नहीं गए, क्योंकि ये कहा था कि वो फिदाइन थे, ये फिदाइन नहीं, ये बेचारे निरीह बच्चे हैं। शांतिपूर्ण आंदोलन है, और ऐसा शांतिपूर्ण आंदोलन मैंने जीवन में नहीं देखा। ये कौन सा शांतिपूर्ण की परिभाषा है जो ये कह रही है कि 150 पुलिसकर्मी और महिलाएं उसमें घायल है, 30 पुलिस की गाड़ियां जो हैं वो फूंक दी गई, स्वाहा कर दी गई, और चौथी कि ये आपने जो जनजीवन अस्त व्यस्त किया दिल्ली का और पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय की। आपके ऊपर तो ऐतिहासिक कार्रवाई डे 1 को हो जानी चाहिए थी, नहीं हुई, लेकिन अब हो जानी चाहिए। लेकिन आपने अगर संसद जो हमारे लोकतंत्र का मंदिर है, कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है अंजू जी, न वॉकिंग ट्रैक है, जॉगिंग ट्रैक है जहां पे आप जाकर के मटर गश्ती करें और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जो नाच गाना आप जंतर मंतर में कर रहे थे वहां करें। लोकतंत्र के पवित्र मंदिर को अपवित्र करने का जो कुंसित प्रयास था, ये दिल्ली पुलिस की तपस्या थी कि नहीं कर पाए। लोगों ने किसी एक शो में मुझसे पूछा कि अगर आप वहां होते इंचार्ज तो आप क्या करते? उनका मेरी लाश के ऊपर से गुजर के जाते। मैं क्यों कह रहा हूं कि मेरी लाश के ऊपर से गुजर के जाते, क्योंकि ऐसे कई मौके आए हैं कि जब मैं केवल 5-7 लोग थे और 10-20 हजार का हुजूम 25 हजार का आ जाता है, तो आप यही कहते हैं कि ठीक है मुझे तो मरना ही है, लेकिन मैं ये पाप लेके नहीं जाऊंगा कि मेरे जीते जी आप उस गंतव्य तक पहुंच गए जो इसकी रक्षा मुझे सुपुर्द की गई थी। तो मैं भी वही करूंगा, राइफल निकालूंगा, गोली चलाऊंगा, जितने मैं निपटा सकता हूं निपटा दूंगा। उसके बाद आप मुझे मालूम है, फिर आप मुझे निपटा देंगे, ठीक है, उसके लिए तो मैं तैयार हूं, लेकिन मेरी लाश के ऊपर से आपको गुजर के जाना होगा। लेकिन मेरी लाश के पहले 25-30 लाशें तो मैं भी बिछा दूंगा। उसके बाद आप बेशक मेरी हत्या कर दीजिए, इसी के लिए मैं ही नहीं, हर पुलिसकर्मी हमेशा तैयार रहता है इस परिणाम के लिए। यह कोई माने नहीं रखता है अंजू जी। दूसरी चीज आप कहते हैं कि आखिर इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तो अंजू जी, ये सांकेतिक भाषा में मैं कुछ बातें करता हूं, जैसे नॉस्ट्राडामस की जो भविष्यवाणियां होती हैं वो पहेलियों में आती हैं। देखिए, फौज में हम कहते हैं कि सांप का सर काट देना चाहिए, सांप का सर काट देना चाहिए, इसमें किसी के मन में शंका नहीं रहती है। लेकिन ये सावन का पवित्र माह चल रहा है और सांप शंकर भगवान को बड़ा प्रिय है, और सावन के महीने में हम लोग सांपों की पूजा करते हैं, उनको दूध पिलाते हैं, उनको नाना प्रकार के पूजन करते हैं, आरती करते हैं, खाने का सामान रखते हैं। लेकिन ये तब तक जब तक सावन है। सावन के बाद बिल में से खींच के ला करके उनका होता है क्रियाक्रम,
तो आप समझ गई होंगी संकेत क्या है। हर इसको कहते हैं कि हर चीज का एक समय आता है। तो अभी सावन चल रहा है, इसलिए सांपों की पूजा हो सकता की जा रही हो। सावन समाप्त होते जैसे महादेव की प्रेरणा होगी तद अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर मैं यही कह रही थी कि जो तस्वीरें आई कि बिल्कुल दीवार तक पहुंच गए थे, उसकी तो एक अगर अंदर कदम रखते तो शूट एंड साइट के ऑर्डर होते हैं, वहां पर तो कोई नहीं रोक पाता। और सर तस्वीर क्या पूरी दुनिया में जाती कि भारत के लोकतंत्र के मंदिर में घुस गए ये लोग। और सर उसके बाद हमारे एलओपी ने जो ड्रामा पीएम आवास पर किया, ये दोनों पैरेलल घटनाएं और एक जैसी जुड़ी हुई घटनाएं नहीं लगती है? पूरी जुड़ी है घटनाएं। आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में शायद इसलिए भी नहीं घुसे कि वहां पर सीआईएसएफ ने स्वचालित हथियारों से मोर्चा ले लिया था। आपको याद होगा, आड़ लेकर के मोर्चा ले लिया था। ये समझिए अब यहाँ पर जो है तंदुरुस्ती हजार नियामत, यहां तो मारे ही जाओगे। इनमें एक भी सूरमा माई का लाल ऐसा नहीं जो मरने आया। मटर गश्ती तमाशबीनी में मुफ्त के बर्गर पिज्जा मिलते रहे और वो स्टारबक्स की कॉफी मिलती रहे, कोल्ड कॉफी, और माल उड़ाते रहे। लेकिन जैसे ही इन्होंने सीआईएसएफ के लोगों को देखा कि ऑटोमेटिक वेपन लेकर के जगह लिए हुए, ये मान लीजिए सब मारे जाते। मैं बता दूं आपको, फिर लक्ष्मण रेखा पार करने के बाद इस बात का नहीं कि हमारे बच्चे हैं, क्या है, कौन है, बच्चे हो चाहे लुच्चे हो, मारे तुम तुरंत जाओगे। तुमने अगर संसद में प्रवेश करने की अनाधिकृत कोशिश की। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो राहुल गांधी और उनकी टीम ने कहा खड़गे जी बुजुर्ग हैं, उनके लिए कुर्सी मंगा दो, कुर्सी लगा दो, फिर दरी बचा दो। आपने धरना प्रदर्शन और कहाँ किया आपने? प्रधानमंत्री निवास के सामने, जहां सबसे ज्यादा सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। तो अंजू जी, जो तूफान बदतमीजी इन लोगों ने दिखाई शांतिपूर्ण आंदोलन की आड़ में, वो देश ने और फोर्सेस ने समझ लिया है और इसी के ऊपर कार्रवाई चल रही है। और तमाम कार्य योजनाएं ऐसी चल रही हैं कि इनका भविष्य में। तो कहते हैं हमको तो सब आप वापस करिए, दोबारा आंदोलन करेंगे। अब हम E20 का आंदोलन करेंगे। अब एक फहरिस्त बन गई है और ये फहरिस्त में वो भी शामिल है जो कट्टर ईमानदार, कि मैं बच्चों की कसम खाता हूं, मैं कभी राजनीति नहीं करूंगा, कभी निर्वाचन। फिर बच्चों की कसम खा करके मैं हर निर्वाचन में लड़ूंगा और देश को छल नहीं करूंगा। सर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, इसको लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। अब तो कमेटी का गठन भी कर दिया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी तो कहा ना कि पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूरी रोक तो कहीं पर भी नहीं है। अगर हालात काबू से बाहर हो जाए तो इस्तेमाल किया जा सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा। सुप्रीम कोर्ट का जो दिशा निर्देश है और जो उनका वक्तव्य है, ऑब्जर्वेशन है, वो शिरोधार है हम सबके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने यही नहीं कहा कि टोटल बैन लगा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स है, तो ग्रेडेड रिस्पॉन्स में ये पैलेट गन भी आती है। और कोई भी हथियार हो अंजू जी, हथियार महत्वपूर्ण नहीं होता है, उसके चलाने वाला महत्वपूर्ण होता है। और जिस जीवन दर्शन के साथ वो हथियार चला रहा है वो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। किस उद्देश्य के लिए वो उसका प्रयोग कर रहा है वो भी महत्वपूर्ण है। हथियार AK-47 है, उसको जिसको नहीं मालूम है अनाड़ी की तरह वो लकड़ी के कुंडे की तरह इस्तेमाल करेगा। और जिसको मालूम है लाठी चलाना कैसे आता है, वो लाठी को भी AK-47 की तरह चला लेगा। अनाड़ी के हाथ में, वही बंदर के हाथ में अस्त्रा अगर मिल जाए तो वो तो खैर दूसरी चीज है। लेकिन हम बात कर ले दिल्ली के दंगों, पैलेट गन की, जो एक ट्रॉफी बना करके लीडर ऑफ अपोजिशन एक लड़के को दिखा रहे हैं। पहली चीज, बच्चों के ऊपर अपराध और बच्चों के ऊपर ये बल प्रयोग वो जरा सोच समझ के करना चाहिए। बच्चे हमारे हैं, थोड़ा हो सकता है थोड़ी गलती भी कर लें, तो थोड़ी गलती कर रहे हैं, बच्चे हमारे हैं। और पुराना कोई इतिहास अगर आदि नहीं है तो सोच समझ के और 10 बार सोच करके बल प्रयोग किया जाए। दूसरी चीज ये है कि आपने ये देखा होगा कि उनको स्किन डीप इंजरीज, स्किन डीप का मतलब खाल के ऊपर चिपके हुए हैं। और अगर जरा सा, जैसे पहले हम लोग को कई बार ये सब लग चुके हैं, कई बार लग चुके हैं, क्योंकि उस दौर में डकैत भी 12 बोल रहे। तो अक्सर हमने कहा कि एक मुनिदेव चतुर्वेदी थे हमारे एसओ, तो उनके चेहरे पे बड़ा गोरा चिट्टा रंग और चेहरे पे चेचक के दाग। तो ये क्या, सब 12 बोर के पैलेट गन लग गए थे। तो उनका तो साफ क्यों नहीं कर लेते? तो सब कहते हैं डॉक्टर साहब प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ेगी, तब आलस कर रहे हैं। तो उसको छुट्टी थी, प्लास्टिक सर्जरी करा करके उसका चेहरा साफ हो गया। तो ये स्किन डीप रहते हैं। लेकिन अगर वही आंख में लग जाए, जिसका कि आरोप लग रहा है कि उस बच्चे की आंख में लगी, उसकी आंख जाती रही, अगर मेडिकल रिपोर्ट दिखा देते तो विश्वसनीयता बढ़ जाती। आपने पूरी बदन पे जितने पैलेट से उनका नक्शा तो आपने बना के दिखा दिया, लेकिन आंख की इंजरी, अगर आंख चली गई तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बता देगा कि आंख जा चुकी है और अब इसकी चिकित्सा नहीं हो पाएगी। तो खैर वो तो दिखाए नहीं, लेकिन अगर ऐसे हालात है, किसी का भी आंख भले ही न गई हो, लेकिन ये अपने में ही बड़ा गंभीर विषय है।
पेलेट गन का इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसके बाद शुरुआत होती है जिसको कहते हैं पुलिस का रौद्र रूप, वो होती है रबर बुलेट और उसके बाद होती है सॉलिड बुलेट। तो आपने दंगे वगैरह में अक्सर देखा होगा कि लोग कमीज फाड़ करके नेता लोग, चलाओ कितनी गोली तुम्हारे, तो यही कहा जाता है भाई नेताजी, ये कैमरे के लिए फोटो ऑफ दिखाने के लिए कमीज और बनियान फाड़ने की जरूरत नहीं है। अगर भगवान न करे गोली चलेगी तो आपकी कमीज बनियान चड्डी छेदती हुई चली जाएगी पीछे, इसलिए ये नौटंकी तो कीजिए मत। लेकिन नेताओं का अपना मिजाज होता है। अंजू जी एक नेताजी थे, उनको हल्की सी लाठी पड़ गई तो वो पीछे हो गए। उसके बाद उनके बड़े नेता आ गए, कैमरामैन आ गए, पत्रकार आ गए, तो उन्होंने पुलिस वाले अपने किसी ताल्लुका से कहा कि भाई साहब तुम नेतागढ़ आ गए, अगर एक लाठी हल्के से मार दीजिएगा तो मेरी टिकट पक्का हो जाएगा। पुलिस वाला भी खिचखिचाए हुआ बैठा था, तो उसने कहा जब मांग ही रहे हैं तो जरा कस के, तो उन्होंने कहा था हल्के से, तो उन्होंने दरोगा जी ने रौंद दिया उनको, नेताजी गिरे, फिर उसके बाद वहां से गए स्ट्रेचर से बाहर। तो कभी कभी जो होता है मांगते हैं कुछ मिलता है कुछ, वक्त से पहले और उम्मीद से ज्यादा तो नेताजी प्रसाद पा गए। लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ पेलेट गन की, तो पेलेट गन का भी इस्तेमाल जो होता है वो बड़ा मॉडरेट है, कोई किसी की जान नहीं गई, ईश्वर की कृपा थी कि किसी की जान नहीं गई। जो इंजरी हुई वो भी बुरी है, और आंख के बारे में मैं पता लगाऊंगा कि क्या बच्चे की आंख जाती रही या आंख बच गई। तो पेलेट गन तो एक मॉडरेट है, केवल इपिडर्मिस पे जाती है, मसल भी नहीं जाती है। लेकिन अगर रबर बुलेट और सॉलिड बुलेट चल जाती तो दिल्ली पुलिस को इस बात की मुबारकबाद नहीं दी जाएगी कि उनके द्वारा इतने ज्यादा प्रोवोकेशन और इतनी ज्यादा असभ्यता देखने के बाद भी उन्होंने रबर बुलेट का इस्तेमाल नहीं किया, सॉलिड बुलेट का इस्तेमाल नहीं किया। अंजू जी इस बात पे आ जाइए, दिल्ली पुलिस के करीब 150 अधिकारी कर्मचारी, महिला पुलिस अधिकारी घायल हैं बुरी तरीके से, उनका इलाज है, कुछ अस्पताल में भर्ती हैं। 30 वाहन स्वाहा कर दिए आंदोलनकारियों ने। और गाली गलौज की तो अगर हम बात करें तो कहना ही कि मैं तो अंजू जी समझता था कि मेरा विभाग गोल्ड मेडलिस्ट है गाली में, लेकिन उन्होंने मेरा गोल्ड मेडल छीन लिया। वो हमसे कहीं आगे निकल गए गालीबाजी में, बल्कि उनकी गाली का स्तर तो उनसे भी ऊंचा है। जो देवियां हमारी जीबी रोड पे रहती हैं, उनसे भी भद्दी फूहड़ और शीख गालियां इन लोगों ने दी। तो खैर मैं तो कहूंगा माता पिता ने, जब संस्कार विहीन माँ बाप होंगे तो औलाद ऐसी ही नालायक होंगी। और उन्होंने पूरा इंतजाम कर दिया है कि अपने माँ बाप को बुढ़ापे में रिक्शा खिंचवाने का। जब औलाद नालायक होती है तो माँ बाप बुढ़ापे में रिक्शा ही खींचते हैं, तो उन्होंने पूरा इंतजाम कर दिया। एक देवी जी है, एक और वीडियो आया, एक जंजी जो है वो एक फौजी को वर्दी में एक फूहड़ इशारा कर रहा है, तो फौजी ने कहा बेटा मैं तुम्हारे पिता की तरह हूं, ऐसी बातें तुम्हें नहीं करनी, बेटा बेटा कर। तो उसने दोबारा दोनों हाथ से दिखा दिया वैसे ही, जब यही तुम्हारे, तो माँ के बेटे ऐसे नहीं करते, बेटे ऐसे, बेटे। जब तीसरी बार किया तो फौजी आ गया, तो माँ चिपट गई बेटे से कि नहीं आप मार नहीं सकते हैं। फौजी ने माँ को किया अलग और बेटे की कर दी अच्छी तरह से धुलाई। उनका जो काम माताजी आपको करना था वो आज मैं कर देता हूं, अब आपका बेटा दोबारा किसी फौजी को या किसी वर्दीधारी को ये अश्लील इशारे नहीं करेगा। माता पिता में साहस नहीं, पहले तो रोक रही अरबने मन से, ठीक से कह भी नहीं, और जब फौजी ने उनकी धुलाई कर दी तो बीच में आकर के चिपट गए। ऐसा पुत्र मोह उनका। तो ऐसे कुल कलंकों को उनके हाल पे छोड़ दीजिए, ये वैसे भी किसी दिन ले बीतेंगे आपको। डूबा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। तो पेलेट गन की बात तो हम लोगों ने कर ली, अब इसके ऊपर डिबेट हो रहा है कि पेलेट गन का आदेश किसने दिया। संसद ने कहा यह तो गृह मंत्री हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक पीपीटी बनाया, बीच में चित्र गृह मंत्री जी का, उनका अगर आपने आदेश दिया तो आप जिम्मेदारी लीजिए, इस्तीफा दीजिए। अगर आपके बिना आदेश के चल गई तो आप नालायक हैं, फिर भी आप इस्तीफा दीजिए। अब सवाल ये उठता है कि सरकार चलेगी एलओपी के कहने पे या पार्टी लीडरशिप के कहने पे चलेगी। एलओपी ये समझते हैं कि वो एक तरीके से एक परमात्मा के भेजे हुए वो दिव्यात्मा है, वो जो कुछ कहते हैं उसका अनुपालन, चाहे कितना ही अदूरदर्शिता का हो और अद्भुत उनका वक्तव्य क्यों ना हो। सवाल ये उठता है कि आपको लोगों को, और मैंने कई जगह आज ये कहा है, कहते कहते गला पक गया मेरा, नई बीएनएसएस देख लीजिए, धारा 148, 149, 150 में यह प्राविधान स्पष्ट है अंजू जी कि आप किन परिस्थितियों में बल प्रयोग करेंगे। जो सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर है, सब इंस्पेक्टर रैंक से ऊपर, हेड कांस्टेबल वगैरह नहीं, या तो वो मैजिस्ट्रेट हो तो मैजिस्ट्रेट। और दिल्ली में जब पेलेट गन चली थी तो जो डीसीपी थे राजा भाटिया, चूंकि दिल्ली में पुलिस के पास मैजिस्ट्रियल पावर्स भी हैं, तो उन्होंने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए ग्रेडेड रिस्पॉन्स देते हुए पेलेट गन चलवाई। इसमें कोई चीज दबने की जरूरत नहीं है, कोई चीज नहीं है।
क्योंकि बहुत ही परिमार्जित, संतुलित और बहुत ही परिपक्व निर्णय ये था और उसके चलते ये फायरिंग हुई है। इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है, नहीं डिफेंसिव होने की जरूरत है। डिफेंसिव तो आप तब होते जब आपने 100-200 में, कब डिफेंसिव होता है आदमी? 100-200 आपने सॉलिड बुलेट चला दी, 25-30 आपने अपने हाथों से उन गोली कांड में मारे गए, उनमें 10-20 की लाशें आपने फेंकवा दी जमुना जी में। मैं रियल लाइफ बता रहा हूं, बिना जगह और साल बताए। जब ये होता है तो आपको फिर छुपने की या दबने की जरूरत है, उसको करने की भी जरूरत नहीं। इसलिए नहीं कि सोशल मीडिया है, इसलिए नहीं कि सब वीडियो बना रहे हैं, इसलिए भी नहीं क्योंकि आपका काम कानून के हिसाब से, संविधान के अनुसार जितना आपको शक्ति, सामर्थ्य, अनुमति है उसके अनुरूप अपने कार्य को कीजिए। क्योंकि उसके अंदर बियॉन्ड अगर आप जाएंगे तो कोई माफी का खाना नहीं है, कानून में भी और आपकी अंतरात्मा भी आपको क्षमा नहीं करेगी। क्योंकि जो हताहत हुए हैं वो इंसान है, मानव है, और उस पाप बोध के साथ जीवन पर्यंत आप जीवित रहेंगे। तो ऐसा कोई काम न कीजिएगा। जनरल डायर को भी अंत समय में बहुत पश्चाताप हुआ था जलियांवाला बाग करने के बाद। उनका तो नागरिक अभिनंदन भी कई लोगों ने किया था, लेकिन वो चलता नहीं है। तो अंजू जी, हम बात कर रहे थे किसके ऊपर, जो दूरदर्शिता की बात और ये जो विद्वतापूर्ण बातें कि आप इस्तीफा क्यों दे दें। अगर गृह मंत्री, पहली चीज तो आदेश नहीं देते हैं। अगर आदेश देना होता तो पहले बता दीजिए, लीडर ऑफ अपोजिशन महोदय, क्या कोई सर्कुलर ऑर्डर उनकी तरफ से आपने देखा है? कोई फैक्स, कोई रेडियोग्राम नहीं है तो क्या कोई एसएमएस भेजा है, कोई व्हाट्सएप मैसेज किया है, या फोन का कॉन्वर्सेशन आपने रिकॉर्ड कर लिया है? तो आप दीजिए। आपके पास दरअसल है कुछ नहीं, अंधेरे में तीर चला रहे हैं। और ये गृह मंत्री की जरूरत नहीं है, जरा कानून पढ़ लेते तो आप ऐसा अपरिपक्व बयान आप नहीं देते। तीसरी चीज आती है, हम घसीट के ले आएंगे, आप कमरे में बैठे खड़े हो, तो चूंकि संसद की बात है हम लोग उसकी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन जो आपने आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं एक बच्चे के ऊपर, बिल्कुल सही किया आपने कि आपने उसको ट्रॉफी बना करके, क्योंकि आपको राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि मिल रही है। पुलिसकर्मी, पुलिस महिलाएं जितनी घायल हैं 150, उनके प्रति जाना तो छोड़ दें, एक शब्द संवेदना का भी किसी माई के लाल ने नहीं कहा है, और ना आप कहेंगे। क्योंकि आपको दिखाई पड़ रहा है कि पुलिस के बारे में अगर हमने एक शब्द संवेदना का कह दिया तो हमारी राजनीति के लिए उल्टा भी पड़ सकता है। तो राजनीति के नफा नुकसान के मद्देनजर अंजू जी, उनके मुंह से कंठ को सूख गया है। सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आदेश कोई गृह मंत्री थोड़े देते हैं, लेकिन एलओपी तो कहते हैं कि मैंने खुद सुना है उनको आदेश देते हुए। सर, मुझे तो आज तक समझ नहीं आया, क्या वो बगल में बैठे हुए थे अमित शाह के? क्या वो बिल्कुल एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे जो उन्होंने सुन लिया? इस तरह की जब बचकानी बातें देश का एलओपी करता है सर, तो कैसी क्रेडिबिलिटी उनकी बनेगी कि मैंने तो खुद सुना कि वो आदेश दे रहे थे? ये सारी बातें भी वो संसद में कह रहे थे सर। अंजू जी, आपको दरअसल उनकी विद्वता और उनकी प्रतिभा का ज्ञान नहीं है। कुछ लोग त्रिकालदर्शी होते हैं, उनके पास अभूतपूर्व शक्तियां होती हैं, उनको दूर की चीजें सुनाई पड़ जाती हैं, उनको दीवार के पार दिखाई पड़ जाता है। हम आप तो तुच्छ प्राणी हैं, जो तुच्छ प्राणी रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द, उससे जो आभास होता है उसके, लेकिन जो दिव्यात्माएं होती हैं उनके पास सूक्ष्म शक्तियां होती हैं और विराट शक्तियां होती हैं। अंतर्मन को पढ़ने की, हमारे आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं, वो तो उन्होंने बड़ी कृपा की कि यही कहा कि मैंने सुना है। वो तो अंतर्मन की बात भी शायद पता लगा ले कि आप क्या सोच रहे हैं, उसका भी हम कहते हैं कि मैंने पता लगा लिया अपने दिव्य ज्ञान चक्षु से कि आप सोच क्या रहे। तो इस पे कोई स्तब्ध होने की या सशंकित होने की आवश्यकता नहीं है। उनकी जो दिव्यता है वो पूरा देश देख रहा है और अपने को धन्यवाद कर रहा है कि ऐसा आपको उत्कृष्ट नेता मिला। मैंने आप ये समझ लीजिए कि देश का गृह मंत्री आपके कान के सुनने, यहां तो बायां हाथ नहीं जानता दाहिना क्या कर रहा है। सिपाही ऐसे मौकों पे बायां हाथ नहीं जानता है दाहिना क्या कर रहा है। और यही चीज शिकायत करते हैं हमारे परिवार वाले कि आप जब आते हैं तो कुछ बताते नहीं, हर चीज हमें टीवी से मालूम पड़ती है या बाहर से, आप तो हमें कुछ बताते नहीं। क्योंकि ऐसे मौकों पे ये प्रशिक्षण होता है कि बायां हाथ नहीं जानता दाहिना क्या कर रहा है। सवाल ही नहीं उठता है। एक तो आदेश दिए नहीं जाते हैं, और अगर दिए जाते हैं तो कम से कम इस बात का ध्यान रखा जाए कि आप ऐसे विद्वान और प्रज्ञावान लोग आसपास न खड़े हों। होम मिनिस्टर का कार्यालय है, कल्लू पान वाले की दुकान नहीं कि सब लोग चौपाल मचा हुआ है, 18 लोग देख रहे हैं, पान चबा रहे हैं, सुरती खा रहे हैं, खैनी बना रहे हैं और गुटखा दबा रहे हैं और प्रपंच चल रहा है। ऐसे अपने स्तर, किस स्तर की बातें हो रही हैं? कुछ तो गंभीरता ले आइए अपने आरोपों में।
सर ये एलओपी तो ये भी कहते हैं कि आज मुझे चुनाव आयुक्त ने मैसेज किया, मुझे जुडिशरी में बैठे हुए लोगों ने मैसेज किया कि सरकार उन पर दबाव डाल रही है। वो ऐसी बातें भी करते हैं। उनको तो ऐसे लगता है कि कहीं से कोई आभास हो रहा है या कोई उनको इस प्रकार के विचार दे रहा है। उनकी जो भाव भंगिमा है या जो आचार विचार है, देखें उनको बड़े अच्छे मेंटर्स मिल गए हैं, लगता है, जो उनको इस तरीके की बातें कराते हैं। और आप क्या समझते हैं कि चुनाव आयोग या जुडिशरी के लोग उनको मैसेज करेंगे, सेल्फ गोल करेंगे? कोई चीज छुपी है आज के दौर में? आपका फोन कितने लोग मॉनिटर कर रहे होंगे मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आपकी हर गतिविधियों पे भारत और भारत के बाहर कितने लोग की नजर है कि आप भी नहीं जानते। वो महामूर्ख होगा अगर किसी ने सोचा आपके बगल में खड़ा हो जाए या आपसे कोई मैसेज कर दे, क्योंकि उसी दिन उसका करियर खत्म हो जाएगा जिस दिन उसने आपको कोई इस तरीके का मैसेज किया। और जो इलेक्शन कमीशन में है बड़े विद्वान लोग हैं, परिपक्व लोग हैं, जुडिशरी में भी लोग जिन्होंने दुनिया देख ली है, वो अच्छा दूसरे का मूल्यांकन हम अपने ही स्तर से तो करेंगे। अब मैं अगर विक्रम सिंह हूं, एक राजकीय कर्मचारी, तो मैं आइंस्टीन के स्तर की तो बात कर नहीं सकता हूं, ओपेनहाइमर के स्तर की तो बात करूंगा नहीं, मैडम क्यूरी की मैं तो वही करूंगा, भाई वो दरोगा जी ये कह रहे थे, डिप्टी साहब ये कह रहे थे, आईजी साहब ये कह रहे थे, इससे ऊपर की तो मेरी दौड़ है नहीं। तो आप भी जिस तरीके की आप लोगों में उठ बैठ रहे हैं ऐसी ही बातें होती होंगी, वही आपने कह दिया। ये नहीं जानते कि जुडिशरी के ऑफिसर्स, ये इलेक्शन कमीशन, ये दुनिया देखी है, इनको सेल्फ गोल करने की कोई प्रवृत्ति इनके अंदर नहीं है। संपर्क करना हो उसके हजार तरीके हैं, और ऐसी चीजें जो कि कोई परिंदा भी न समझ पाए कि कौन किससे मिल रहा है। और फिलहाल आपसे मिलने का तो कोई औचित्य भी नहीं। सर ये जो भी हो रहा है, इससे जो मनोबल होता है दिल्ली पुलिस का वो तो कहीं टूटता होगा। उनको तो सबूत देने पड़ रहे हैं, सबूत पर सबूत देने पड़ रहे हैं कि हमने जो कार्रवाई की उसके लिए वाकई वैसे हालात बन गए थे। हम सबने देखा सर कितने संयम से काम किया। पैलेट गन अगर इस्तेमाल हुई तो कुछ जरूरत पड़ी होगी ना, क्यों वो आरएएफ के जवान को कैसे सर ये लोग उसके पीछे पड़ के उसकी लिंचिंग करने वाले थे। एसीपी के साथ क्या हुआ, और उसके बाद दिल्ली पुलिस जितने इतने संयम से काम लिया कि एक भी आदमी की जान नहीं गई, एक भी कॉकरोच की जान नहीं गई। लेकिन इसके बावजूद आप उनसे 100 सवाल पूछ रहे हैं। एसओपी क्या था, क्यों चलाया, टांगों के नीचे लाठियां क्यों नहीं मारी, सिर पर क्यों मारी, इधर क्यों मारी, उधर क्यों मारी। सर ये सारे सवाल परेशान तो करते होंगे ना फोर्सेस को। बुरी तरीके से उनका मनोबल गिराने के लिए पूरी कोशिश की जा रही, जानते हुए कि पुलिस अधिकारी पुलिस विद इंसाइटमेंट टू डिसअफेक्शन एक्ट के अंतर्गत कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, कोई आंदोलन नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये बाध्यता परिवार के ऊपर नहीं है, और मैंने आपसे पहले भी कहा था, परिवार रिट पिटीशन करेगा, मैं उनके साथ खड़ा हूं तन मन धन से। उनके हर संघर्ष में मैं उनके साथ खड़ा हूं, कानून का पालन करते हुए, क्योंकि नैतिक रूप से, वैधानिक रूप से हर तरीके से मैं जुड़ा हुआ हूं उनकी भावनाओं के साथ। उनके जज्बे को, उनके धैर्य को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए मैं आश्वासन देना चाहूंगा कि जहां कहीं आपका संघर्ष होगा, रिट पिटीशन से लेकर के जहां कहीं भी आपको अगर आवेदन देना हो, मैं आपके साथ खड़ा हूं। सर अब जो कमेटी का गठन करने की बात की गई है वो क्या तहकीकात करेगी? वो भी पूरा मुआयना निकालेगी कि भाई क्यों, कब, कहां, कैसे हुआ, यहाँ से अगर डंडा चला तो वहां क्यों नहीं बजा, यहाँ से गोली चली तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, यहाँ पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, ये सारी चीजें देखी जाएंगी। यानी कि वो जो हमारे जवान मतलब लोकतंत्र की रक्षा में लगे हुए थे कि भीड़ संसद भवन में ना घुस जाए, इसकी कोशिश कर रहे थे, अब उनको ये सारी जस्टिफिकेशन भी देनी पड़ेगी, हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा उस कमेटी के सामने। बेशक, क्योंकि देखिए ऐसी घटनाक्रम के बाद कमेटी इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरीज होती ही रहती है, कई रूप में होती है, कई प्लेटफॉर्म से होती है। तो उसके लिए हम लोग तैयार रहते हैं, डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करते हैं। और ऐसे केस में जब आपने फायरिंग की नहीं और कोई हताहत नहीं हुआ, नुकसान केवल पुलिस का हुआ, पिटे पुलिस अधिकारी ज्यादा, ऐसा कम देखा होगा आंदोलन में कि पुलिस अधिकारी कर्मचारी ज्यादा पिटे बनिस्बत दंगाइयों के। तो इनके पास तो कुछ, इनका केस बड़ा मजबूत है, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन भविष्य में मैं चाहूंगा कि पिटे ना, आवश्यकता अनुसार आतताइयों की धुलाई कर दे। सर वो जो 2873 क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले लोग हैं जो इसमें घुस गए थे इस आंदोलन में, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी ना। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि उनको नहीं बख्शा जाएगा, लेकिन जो छात्र इसमें आए थे पहली बार, जिन्होंने कुछ गलत काम कर दिया, उनको बख्शा जाएगा। केवल पहली बार वालों को। लेकिन पहली बार वालों को ये कैसे मालूम पड़ेगा पहली बार यहाँ किया, उसके पहले नहीं किया है? फिंगरप्रिंट्स अगर बता दे कि नहीं साहब ये तो कासगंज में भी यही थे, ये तो साहब गुड़गांव में भी यही थे, और जरूर होगा, क्योंकि आदतें एक दिन से नहीं बनती,
संस्कार एक दिन में नहीं, उसके पीछे टाइम लगता है। ये मान के चलिए कि चोटी के जो कलाकार हैं उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड एंटीसीडेंट्स निकल आएगा, तभी तो दिल्ली पुलिस इतना कठोर परिश्रम कर रही है कि सारे फॉरेंसिक्स और बैलिस्टिक्स का सारे ज्ञान को रख करके तब डेटाबेस तैयार कर रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। दिल्ली पुलिस जितनी मशक्कत कर रही है उससे कोई ना कोई नतीजा तो पॉजिटिव निकलेगा ही। और वो सब लोग जो इस छात्र आंदोलन की आड़ में अपने लिए राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, जिन्होंने ये भीड़ भेजी थी 2873 लोगों की, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और फंडिंग कहां से आ रही थी सर, उसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। सर आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। नमस्कार अंजू जी, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।